पार्ट 2 की वीडियो के अंदर हमने बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शंस की बात की थी। तो इस वीडियो में थोड़ा बहुत हम और बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट्स के बारे में। तो बेसिकली अगर हम बात करें सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में यानी सिम्पैथेटिक इफेक्ट्स की बात करें तो हमारे पास जो रिसेप्टर होते हैं वो होते हैं एड्रीनो रिसेप्टर्स, जिनके ऊपर एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जाके एक्ट करते हैं। बेसिकली ये रिसेप्टर दो तरह के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो है वो हमेशा स्टिमुलेटरी होते हैं और टाइप 2 जो है वो इनहिबिटरी होते हैं। फॉर एग्जांपल ये चार तरह के होते हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2। अगर हम बात करें अल्फ़ा 1 और बीटा 1 की तो ये हमेशा क्या होंगे, ये हमेशा स्टिमुलेटरी होंगे और अल्फ़ा 2 और बीटा 2 ये हमेशा इनहिबिटरी होंगे। राइट, इस बात को आप जनरलाइज कर लें। इसके अलावा अगर हम बात करें पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के बारे में तो इनके होते हैं कॉलिनो रिसेप्टर्स। बेसिकली ये दो तरह के होते हैं, मस्कुलिनिक होते हैं और निकोटिनिक होते हैं। राइट, अब हम बात करते हैं इफ़ेक्ट्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का। पहले हम बात करते हैं सिम्पैथेटिक के बारे में। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये बात ये जनरलाइज कर लें कि हार्ट के अंदर और किडनीज़ के एक्स्ट्राग्लैंडुलर अपरेटस के अंदर और लाइपोसाइट्स के ऊपर जो है वो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर नहीं होते हैं, वहाँ पर हमेशा बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं, यानी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर बीटा 1 होते हैं। तो पहले हम हार्ट की बात करते हैं। तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, ऐसे नोड से हार्ट रेट को बढ़ाएगा बीटा 1 रिसेप्टर्स के थ्रू, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। इसको बेसिकली हम कहते हैं पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट्स। उसके अलावा एट्रियल मसल या वेंट्रिकुलर मसल्स की कॉन्ट्रैक्टाइल पावर को बढ़ा देगा, इसको हम कहते हैं क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट यानी पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट। राइट, एक ये काम होगा, मतलब थ्रू बीटा 1 रिसेप्टर, यानी हार्ट रेट बढ़ा, एट्रियल मसल और वेंट्रिकुलर मसल की कॉन्ट्रैक्टाइल पावर बढ़ी है। इसके अलावा क्या है, जो एवी नोड में कंडक्शन है वो भी बढ़ जाती है थ्रू बीटा 1 रिसेप्टर्स। ये हो गया सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम। अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक के इफेक्ट के बारे में तो पैरासिम्पैथेटिक के बारे में पता है आपको, ये क्या करेगा, हार्ट रेट को कम करेगा और ये M2 रिसेप्टर पे जाके लगेगा और एट्रियल मसल की कॉन्ट्रैक्टाइल यानी जो फोर्स है कॉन्ट्रैक्टाइल उसको कम करेगा और कंडक्शन वेलोसिटी को कम करेगा, एट्री वेंट्रिकुलर ब्लॉक करवाएगा और वेंट्रिकुलर मसल्स के ऊपर इसका ऐसा कोई मतलब इफेक्ट नहीं होता पैरासिम्पैथेटिक का। और यहाँ पे जो रिसेप्टर होते हैं वो M2 होते हैं। राइट, उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट ब्लड वेसल यानी आर्टरियोल्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली कॉर्नरी आर्टरी को सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करवाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है और यहाँ पे होते हैं अल्फा रिसेप्टर, मसल्स को डायलेट करवाएगा। राइट, जो हमारे आर्टरियोल्स के मसल्स होते हैं उनको डायलेट करवाएगा और ये थ्रू बीटा 2 रिसेप्टर होता है। राइट, और विसराज और स्किन और ब्रेन की, बेसिकली ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी कंस्ट्रक्शन करवाता है थ्रू अल्फा रिसेप्टर। इसके अलावा अगर हम बात करें इरेक्टाइल टिश्यूज़ के बारे में या हम सेलेवरी ग्लैंड के बारे में बात करें तो इनकी भी क्या होती है, कंस्ट्रक्शन होती है और यहाँ पे जो रिसेप्टर होता है अल्फा रिसेप्टर होता है। बेसिकली मॉडिफाइड अल्फा 3 रिसेप्टर को अल्फा रिसेप्टर भी कहते हैं, तो यहाँ पे इसलिए अल्फा इसलिए लिखा हुआ है। इसके अलावा वेंस की अगर हम बात करें तो वेंस की बेसिकली क्या होती है, कंस्ट्रक्शन होती है अल्फा रिसेप्टर के थ्रू और बीटा रिसेप्टर के थ्रू क्या होती है, बीटा 2 रिसेप्टर के थ्रू वेंस की डायलेशन होती है। तो ये हमारे पास सिम्पैथेटिक का इफेक्ट होता है। अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट के बारे में तो कॉन्ट्री आर्टरियोल के ऊपर या जो मसल्स हैं आर्टरियोल्स के या विसराज के या स्किन के, उनके ऊपर कोई इफेक्ट पैरासिम्पैथेटिक का नहीं होता है। राइट, इसके अलावा जो इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं उनकी डायलेशन होती है थ्रू M3 रिसेप्टर और स्लेवरी ग्लैंड की भी डायलेशन होती है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे और कोई मतलब इफेक्ट नहीं होता। अब अगर हम आएँ विसराज के ऊपर तो बेसिकली अगर हम बात करें विसराज के बारे में तो अगर हम बात करें ब्रोंकायोल्स के यानी ब्रोंकाइल्स के स्मूथ मसल की बात करें तो उनकी कोई सिंपैथेटिक इनर्वेशन नहीं होती है, बट वो नॉर्मली डायलेट रहती हैं। वो मतलब स्मूथ मसल नॉर्मली डायलेट रहते हैं ड्यू टू सर्कुलेटिंग एड्रेनलिन, यानी जो एपिनेफ्रिन ब्लड में नॉर्मली एड्रेनल मेडुला से आके सर्कुलेट कर रही होती है, उनकी वजह से वो नॉर्मली थोड़ी बहुत डायलेशन रहती है। राइट, और इसके अलावा ऐसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कोई इफेक्ट नहीं होता। राइट, और यहाँ पे बेसिकली बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं। ग्लैंड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर हम बात करें GIT की, GIT के स्मूथ मसल्स की बात करें तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, GIT की मोटिलिटी को कम करता है। GIT की मोटिलिटी को कम करता है थ्रू अल्फा 1 रिसेप्टर, अल्फा 2 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर
राइट। और इसके अलावा स्फिंक्टर जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, यानी उनको उनको मतलब ब्लॉक करवाता है या उनको बंद करवाता है, क्योंकि तब डाइजेशन स्लो हो जाती है, डाइजेशन काम नहीं कर रही होती, तो थ्रू ये अल्फा 2 रिसेप्टर होता है या बीटा 2 रिसेप्टर होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अल्फा 2 या बीटा 2 हमेशा क्या होते हैं, वो इनहिबिटरी होते हैं, और ग्लैंड के ऊपर ऐसा कोई इफेक्ट हमारे पास सिंपैथिक नर्वस सिस्टम का नहीं होता है। तो इसकी कंट्रास्ट में अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक की, पैरासिम्पैथेटिक क्या करवाता है, स्मूथ मसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा और ग्लैंडुलर सेक्रेशंस को बढ़ा देगा, जीआईटी की मोटिलिटी को बढ़ा देगा, स्फिंक्टर्स को डायलेट कर देगा, यानी स्फिंक्टर्स ओपन हो जाएंगे, जीआईटी की मोटिलिटी बढ़ जाएगी, ग्लैंड्स की सिक्रेशन बढ़ जाएंगी, गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन बढ़ जाएगी। इसलिए हम कहते हैं जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो डाइजेस्ट वाला होता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला सिस्टम होता है, रेस्ट एंड डाइजेशन वाला सिस्टम होता है, राइट। इसके अलावा हमारे जो ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स में गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन करवाएगा। और अगर हम बात करें ब्लैडर की, इफ़ यू कम ऑन ब्लैडर, तो सिंपैथेटिक क्या करवाता है, ब्लैडर को मतलब बेसिकली ब्लैडर को रिलैक्स करवाता है। जब ब्लैडर रिलैक्स करेगा तो बेसिकली यूरिनेशन नहीं होगी, यूरिनेशन ब्लॉक हो जाएगी। जबकि पैरासिम्पैथेटिक क्या करवाता है, ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। जब रिट्राउजर मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, बेसिकली आप यूरिनेट करेंगे। तो यानी यूरिनेशन जो है वो क्या होती है, वो पैरासिम्पैथेटिक होती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन होती है, और ये पैरासिम्पैथेटिक करवाता है। और जबकि हमारा जो सिम्पैथेटिक है वो क्या करवाता है, ब्लैडर को रिलैक्स करवाता है और स्फिंक्टर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, हमारी यूरिनेशन नहीं होती है, यानी यूरिनरी रिटेंशन होती है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें यूट्रस के बारे में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करवाता है, यूट्रस प्रेग्नेंट यूट्रस मतलब यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा थ्रू अल्फा रिसेप्टर। जबकि नॉन प्रेग्नेंट वुमेन जो है उसको जो है वो क्या करवाएगा, रिलैक्स करवा मतलब उसको रिलैक्स रखेगा, राइट। तो ये थोड़ा बहुत वो होता है। और यहाँ पे जो रिसेप्टर होते हैं, अगर हम बात करें प्रेग्नेंट वुमेन की, तो प्रेग्नेंट वुमेन में अल्फा मतलब टाइप 3 जो रिसेप्टर होते हैं, मतलब टाइप 3 अल्फा 3 मॉडिफाइड रिसेप्टर जो हैं वो वहाँ पे ज़्यादा मतलब एक्सप्रेस हो रहे होते हैं। तो प्रेग्नेंट वुमेन में यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होती है सिंपैथेटिक के थ्रू, जबकि नॉन प्रेग्नेंट में यूट्रस जो है वो क्या रहता है, वो रिलैक्स रहता है, राइट। और अगर हम बात करें मेल सेक्स ऑर्गन्स की, तो मेल में क्या होता है हमारे पास, आपको पता होगा इस लेवल तक कि हमारे पास सिंपैथेटिक जो है वो क्या करवाता है, वो इजैकुलेशन करवाता है, और जबकि पैरासिम्पैथेटिक जो है वो क्या करवाएगा, वो इरेक्शन करवाएगा, राइट। तो ये हो गया विसराज। अब अगर हम आइज़ के ऊपर आ जाए, तो आइज़ को मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि सिंपैथेटिक क्या करवाता है, पीपल की डायलेशन करवाता है, जिसको हम कहते हैं मिड्रियसिस थ्रू अल्फा रिसेप्टर्स, और सिलरी मसल्स को भी ये रिलैक्स करवाता है, राइट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जबकि अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक की, तो ये इसका अपोजिट होगा, ये हमारे पास क्या करवाएगा, ये कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा पिपल की, और सिलरी मसल को ये कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा थ्रू M3 रिसेप्टर, राइट। अगर हम स्किन की बात करें तो जो स्वेट ग्लैंड्स की सिक्रेशन होती है वो बेसिकली थ्रू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है। बेसिकली वहाँ पे इसको सिंपैथेटिक इनर्वेशन नहीं होती, बेसिकली मतलब इसको हमारे पास इसको पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन नहीं होती है, इसको सिर्फ सिंपैथेटिक इनर्वेशन होती है स्वेट ग्लैंड्स को, और ये थ्रू कोलिनर्जिक सिस्टम होता है। यहाँ पे M3 रिसेप्टर होते हैं, स्वेट ग्लैंड और पाइलोमोटर जो हमारे पास जो होते हैं उनके ऊपर पैरासिम्पैथेटिक का कोई इफेक्ट नहीं होता, बेसिकली दे आर इनर्वेटेड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट। अगर हम आए स्लेवरी ग्लैंड के ऊपर, तो स्लेवरी ग्लैंड की सिक्रेशन करवाता है हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक भी क्या करवाता है, ये भी सिक्रेशन करवाता है। और अगर हम बात करें लेक्रिमल ग्लैंड्स के बारे में, तो लेक्रिमल ग्लैंड्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता हमारे पास, हमारे जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, जबकि मतलब लेक्रिमल कोई इफेक्ट नहीं होता। और पैरासिम्पैथेटिक का भी ऐसा, पैरासिम्पैथेटिक ये करवाता है कि सिक्रेशन करवाता है लेक्रिमल ग्लैंड से, सिंपैथेटिक का कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर हम किडनी की बात करें, तो किडनी में से जो रेनिन की सिक्रेशन होती है वो हमारे पास सिंपैथेटिक का काम होता है, सिंपैथेटिक वो करवाता है थ्रू बीटा 1 रिसेप्टर्स, और पैरासिम्पैथेटिक का ऐसा कोई इफेक्ट किडनी के ऊपर नहीं होता। अगर हम लीवर की बात करें, तो लीवर में ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस करवाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी जब आप की बॉडी जो है स्ट्रेस के अंदर होती है, या मतलब फ्लाइट वाले मूड में या फाइट वाले मूड में होती है, तो बेसिकली डिफरेंट सोर्सेज से बॉडी जो है वो ग्लूकोज बनाती है, यानी ग्लाइकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, या जो ग्लाइकोजन स्टोर होती है उसको भी यूटिलाइज कर रही होती है, तो वहाँ पे अल्फा और बीटा 2 रिसेप्टर्स काम कर रहे होते हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का ऐसा कोई काम लीवर के ऊपर होता नहीं है। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या था, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कुछ इफेक्ट्स थे। अब थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको और देते हैं हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में, यानी अगर हम बात करें कोलिनर्जिक सिस्टम के बारे में, तो हमारे पास अगर हम बात करें मैसिव कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन की, अगर हमारा कोलिनर्जिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाए तो क्या होगा, मतलब अगर मैसिवली आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाए तो क्या होगा, तो बेसिकली आपको हैवी स्वेटिंग होगी, लैक्रिमेशन होगी,
पिपिल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगे, सीरियस की स्पास्टिसिटी हो जाएगी, नेजल सिक्रेशंस बढ़ जाएंगी, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी अगर आपका पैरासिम्पैथिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया है और मैसिव कोलिनर्जिक ड्राइव आ गई है, यार बहुत ज़्यादा यानी हमारे पास एसिटाइलकोलिन रिलीज हो गई है, तो ये चीज़ें होंगी। और सैलिवरी एक्शन होगा, जीआईटी की सिक्रेशन होने लग जाएगी, जीआईटी की मोटिलिटी बढ़ जाएगी, डेफिकेशन हो जाएगी और ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, वेजोडाइलेशन हो जाएगी और इंसान को जो है वो हाइपोटेंशन डेवलप हो जाएगी और यूरिनेशन होना शुरू हो जाएगी। बेसिकली ये क्या है, ये आपके पैरासिम्पैथेटिक जब ओवरफ्लो होता है, यानी जब एसिटाइलकोलिन ओवरफ्लो हो जाए, यानी आपका पैरासिम्पैथिक सिस्टम जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए, तब ये काम होते हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत आपको और बताएं, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको याद करवा दूँ ना, जब आपकी बॉडी में ना कोलिनर्जिक ओवरफ्लो होता है तो इसको आप इस नेमोनिक से भी याद कर सकते हैं, यानी डम्बल्स, यानी इसको इस तरह मैंने लिखा हुआ है, यानी डी फॉर डायरिया, मतलब डायरिया होगा, यू फॉर यूरिनेशन होगी, एम फॉर क्या है मियोसिस होगा, बी फॉर ब्रोंकोस्पेसम होगा, बी फॉर ब्रेड यानी ब्रेडिकार्डिया होगा, एल फॉर लैक्रिमेशन होगी, ई फॉर एक्साइटेशन होगी सीएनएस की, और एस फॉर सलाइवेशन होगी, और एस फॉर स्वेटिंग होगी। तो जब आप की कोलिनर्जिक ड्राइव ओवरफ्लो हो जाएगी, यानी आपका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, तो ये वाली चीज़ें जो है आपको नज़र आएंगी पेशेंट के अंदर, राइट। इसको हम कहते हैं कोलिनर्जिक क्राइसिस, और कोलिनर्जिक क्राइसिस के अंदर आमतौर पर एट्रोपिन इस्तेमाल होती है। ये हम बाद में बात करेंगे जब इस चैप्टर पे हम आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, दैट वाज ऑल अबाउट टुडे।